नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपका लास्ट चैप्टर, आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का विप्लव गायन, जो कि बाल कृष्ण शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और जो ये विप्लव गायन जो आपका यहाँ पर ये पाठ दिया गया है, अंतिम पाठ है और हमारे जो सारे चैप्टर्स हैं वो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम अपने अंतिम पाठ को पढ़ रहे हैं और ये जो हमारा अंतिम पाठ है ये है एक बदलाव को यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से जो इस पाठ के लेखक हैं, इस पाठ के कवि हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरह का गीत गाओ, कुछ इस तरह की तान सुनाओ कि एक बदलाव आए, समाज में एक चेंज आए, एक परिवर्तन आए। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी ये कविता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा संदेश ये आप सबको देती है, हम सबको देती है। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता का भावार्थ हम यहाँ पर बताएंगे, साथ के साथ शब्दों के अर्थ भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो कविता आपकी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आपका चैप्टर यहाँ पर दिया गया है विप्लव गायन। तो विप्लव गायन आपका ये पाठ यहाँ पर दिया गया है, पाठ 20 आपका ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया है। और देखिए ये कविता आपकी जो है, इसमें बाल कृष्ण शर्मा जी का थोड़ा सा जीवन परिचय हम आपको बताएंगे कि इनका जन्म जो है 8 दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के भयाना नामक गांव में हुआ था। और ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, अपलक आदि है। और क्या होता है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके इस अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जो बाल कृष्ण जी थे, उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी 1960 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो यहाँ पर जो इन्होंने अपनी विप्लव गायन जो ये कविता यहाँ पर बताई है, तो इसमें ये समाज जो कविता जो है, इसमें लोगों से सामाजिक बुराइयों और पाखंडों की जंजीरों को तोड़कर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। कहते हैं कि आप ये जो समाज में बुराइयां फैली हुई है, ये जो समाज में पाखंड की जंजीरें जो बंधी हुई हैं, उसको तोड़कर तुम आगे बढ़ो। और अब तुम शांति के गीत को गाना छोड़कर, कि तुम एक लय में हो कि शांति केवल होनी चाहिए विश्व में, शांति केवल होनी चाहिए विश्व में, शांति केवल होनी चाहिए, तो केवल शांति का गीत मत गाओ, अब तुम क्रांति का गीत गाओ। यानी कि जो कुछ बुरा हो रहा है, जो कुछ बुराई हो रही है समाज में, उस बुराई के खिलाफ तुम लड़ो, उस बुराई के लिए तुम लड़ो, उस बुराई का तुम विरोध करो। तो इस तरह का ये विप्लव गायन यहाँ पर किया गया है। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। तो इसमें एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पंक्ति को देखेंगे कि क्या यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। देखिए पहली पंक्ति, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो अब यहाँ पर जो कवि है कह रहे हैं अब बाकी कवियों से, अपने साथ के लोगों से, क्योंकि कवि जो होते हैं वो लोगों के अंदर उत्साह जगाने का काम करते हैं, लोगों के अंदर एक जोश जगाने का काम करते हैं। तो कवि कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि?
कवि अपने विप्लव गायन कविता की इस पंक्तियों के माध्यम से ऐसा गीत सुनाने की इच्छा कर रहे हैं, ऐसा गीत गाने की इच्छा कर रहे हैं कि जिससे समाज में क्रांति पैदा हो सके। जैसे कि हमने बताया, वो कहते हैं कि अब शांति के गीत को गाने की जरूरत नहीं है। समाज की जो ये पाखंड है, समाज की जो ये विडंबनाएं हैं, इन सबको आपने तोड़ना है। जितनी भी समाज में कुप्रथाएं चल रही हैं, उन कुप्रथाओं को, पाखंडों की जंजीरों को तुमने तोड़कर आगे बढ़ना है। तो कवि कहते हैं कि दूसरे कवियों से कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी कि कुछ ऐसा करो। अपने सभी लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं, सावधान करते हुए कहते हैं कि अब जो कुछ ऐसा गीत गाओ कि जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए, यानी कि समाज के लोगों के ये ठंडे पड़े हुए जो मन है, शांत पड़े हुए जो मन है, इनमें थोड़ा सा क्रांति की भावना जग जाए, ये थोड़ा सा उथल पुथल इनमें मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, यानी कि जैसे समुद्र में जब तूफान आता है तो क्या होता है, समुद्र बहुत तेजी से हिलोरे लेने लगता है, बहुत तेजी से समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है। तो इसी तरह कवि कह रहे हैं कि तुम अपनी क्रांति के गीत को गाओ, ताकि लोगों के मन का जो जोश है, लोगों के मन का जो उत्साह है, वो हिलोर लेने लगे, वो इधर से उधर जो है वो होने लगे, यानी कि लोग जो है एक तरफ से, चारों तरफ से आकर इकट्ठे हो जाएं। और आप कहते हैं, सावधान मेरी बीड़ा में चिंगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो अब कवि सावधान करते हुए, सभी लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की अब चिंगारियां पैदा कर रहा है। सभी सावधान हो जाइए, मेरा जो ये परिवर्तन का गीत है, मेरा जो ये विप्लव का गीत है, ये अब लोगों में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर रहा है, और अब आपकी शांति जो है वो भंग हो सकती है। और इस क्रांति से आने वाले बदलाव जो हैं, वो क्रांति से आने वाले बदलाव आपको परेशान कर सकती हैं, आपको दुख दे सकती हैं, आपको कष्ट दे सकती हैं। और वो कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था जो है वो भी उलट पुलट सकती है। यानी कि कैसी व्यवस्था, जो उस समय की व्यवस्था के बारे में कहा गया है, जब ये गीत लिखा गया है कि उस समय जो भी व्यवस्था होगी, जिस तरह के पाखंड, जिस तरह के भेदभाव लोगों में होंगे, तो वो सब दूर हो सकने की बात यहाँ पर की गई है। तो सावधान कर रहे हैं कवि, कहते हैं कि अब मेरी वीणा से चिंगारियां निकलने लगी है, यानी कि क्रांति की चिंगारियां निकलने लगी है। अगली पंक्तियां है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हरतल में अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। अब यहाँ पर कवि अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, यानी कि आप कहते हैं कि मेरे गीत से पैदा हुए, अपनी विप्लव गायन की इन पंक्तियों से कवि कहते हैं कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों से, मेरे गीत को गाने से जो समाज में हालात पैदा हो गए हैं, मेरे क्रांति के गीत से समाज में जो हालात पैदा हुए हैं, उससे महाविनाश का गला रुंध गया है, यानी कि उसने मृत्यु के गीत को गाना छोड़ दिया है। जो समाज में एक महाविनाश, क्योंकि जो भी कभी भी कुछ गलत होगा तो वो गलत हमेशा इंसान को महाविनाश की तरफ ले जाता है, विनाश की तरफ लेकर जाता है। तो अब कवि कहते हैं कि मेरे गीत से कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हरतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे गीत से
जो हालात पैदा हुए हैं उससे महाविनाश का जो गला है वो रुद्ध हो गया है, यानी कि एक तरह से अब उसने मृत्यु का गीत गाना छोड़ दिया है। और असल में जो ये कवि यहाँ पर पंक्तियां हैं इनसे कवि कहना चाहते हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाएगी, जब भी किसी भी चेंज के लिए आवाज उठाई जाती है या क्रांति की जाती है, तो क्या होता है कि एक जब व्यक्ति जब आवाज उठाता है तो 10 व्यक्ति उसको रोकने वाले हो जाते हैं। यानी कि अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ चेंज आने को होता है, तो क्या होता है कि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, जो इस काम में लगे रहते हैं, यानी कि जिनसे जिसको इन चीजों से लाभ हो रहा होता है, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाती है तो हर तरफ से लाखों कोशिशें की जाती हैं उस आवाज को दबाने के लिए, मगर क्रांति की आवाज जो है, यहाँ पर कवि कहते हैं, आग लगेगी क्षण में, रतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। यानी कि अब क्या है कि ये जो क्रांति की आवाज है, आप बहुत दिनों तक इसको दबाकर नहीं रख सकते। एक न एक दिन तो हर व्यक्ति के मन में इसके खिलाफ विद्रोह पैदा होगा और वो भी क्रांति में खड़ा उतरेगा। तो झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तन से। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कवि के दिल में जो सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो रोध है, वो कहते हैं उसकी ज्वाला अवरोध जलकर राख हो जाएगा। यानी कि झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर तन से। तो कवि कहते हैं मेरे दिल से निकले हुए इस गीत की, क्योंकि जो ये गीत है वो कैसा है, उसमें वर्तमान समाज में फैली हुई बुराइयां और वर्तमान समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके प्रति रोष है, उनके प्रति क्रोध है। तो उसकी ज्वाला से हर अवरोध जो है वो जलकर राख हो जाएगा, वो जलकर समाप्त हो जाएगा। और इस मेरे गीत में इतनी क्रोधित, मेरे गीत की इतनी क्रोधित तान है, यानी कि जो भी मेरे इस गीत को सुनेगा, जो भी मेरे इस गीत को समझेगा, उसके अंदर क्रांति की ज्वाला जरूर भड़केगी, क्रांति की लौ जरूर भड़केगी और उससे ये सारे अवरोध जलकर नष्ट हो जाएंगे, जलकर समाप्त हो जाएंगे। और फिर जो बदलाव के गीतों की तान को दोबारा गूंजने से जोर से शुरू हो जाती है और उस वेग से ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ढोंग हैं, पाखंड है, वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि मेरे अंतर तन से निकली हुई जो ये क्रोधित तान है, ये जब क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर ये जलती है, दूसरे व्यक्ति के अंदर, तीसरे व्यक्ति के अंदर, तो जोश और उत्साह बढ़ता जाता है। और इससे क्या होता है कि इसके वेग से इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा हो जाती है, इसका वेग इतना ज्यादा हो जाता है कि सामाजिक कुरीतियां और ढोंग पाखंड जो है पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है लाल कूट फणी की चिंतामणि। तो अब कवि अपनी अगली पंक्तियों में कहते हैं कि संसार के हर एक कण में ये क्रांति का गीत समा गया है। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि। यानी कि संसार में संसार का जो हर एक कण है, अब उसमें ये क्रांति का गीत समा गया है और रोम रोम गाता वह ध्वनि। हर व्यक्ति जो है, संसार का जो हर एक व्यक्ति है, अब वो इसी गीत की ध्वनियों को गा रहा है, इसी गीत की ध्वनियों को फैला रहा है और वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। यानी कि हर दिशा में, अब देखिए जब क्या होता है, जब एक तरफ क्रांति चल रही होती है तो उससे जब क्रांति की ज्वाला भड़कती है तो रोम रोम में, हर एक कण में क्रांति ही हमें दिखाई देती है। और
उसकी प्रतिध्वनि हमें हर ओर से आती हुई सुनाई देती है। तो क्या होता है कि जिस तरह शेष नाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन रहता है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो जिस तरह से एक शेष नाग जो होता है, शेष नाग, उसको हमेशा अपनी मणि की चिंता रहती है कि कोई उसकी मणि को चुरा न ले जाए, कोई उसकी मणि को उठाकर न ले जा ले। तो क्योंकि उसकी मणि जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, वो बहुत ज्यादा शाही है, तो उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि उसकी मणि को कोई चुरा कर न ले जाए। तो जिस तरह शेष नाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार ये जो सारा संसार है, ये क्या रहता है, ये अपनी परिवर्तन की चिंता में डूबा हुआ रहता है। अपने देश में आने वाले परिवर्तन, अपने समाज में आने वाले परिवर्तन, या कहें तो अपने नव निर्माण के चिंतन में लीन रहता है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम और अच्छा करेंगे, कैसे हमारे समाज में फैली ये बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ढोंग हैं, ये कैसे दूर होंगे। तो इसके चिंतन में हमेशा लगा रहता है। तो अब यहाँ पर अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो अब कवि अपनी पंक्तियों में कहते हैं विप्लव गायन की, मैं जानता हूँ कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां होंगी। वो कहते हैं कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, यानी कि जब हमारे देश में बदलाव होगा, जब हमारे समाज में बदलाव होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आज समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव आने के साथ साथ जो भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ, यानी कि इस संसार में, इस समाज में के जो विचार है और नजरिया जो है, उनमें बदलाव आने के साथ साथ बुराइयों से ये भरा हुआ जो दूषित समाज है, इसका विनाश होने लगेगा और धीरे धीरे ही एक नए राष्ट्र का और नए समाज का निर्माण होगा। तो ये कविता बालकृष्ण नवीन ने काफी पहले, देखिए यहाँ पर आपको कविता के बारे में कुछ पंक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है कि ये जो विप्लव गायन जो कविता है, ये जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहते हैं। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं, परिवर्तन की एक नई दिशा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति, अगर आपको मैं क्लियर कर दूं कि विप्लव गायन जो है कविता, ये जड़ता के विरुद्ध, जड़ता यानी कि जो पहले के समय में हमारा जो समाज था, उस समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारी कुरीतियां थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज में कुरीतियां नहीं है, लेकिन पहले के समय में बहुत ज्यादा कुरीतियां थी। लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे, लोग बहुत सारे धार्मिक पाखंड, बहुत सारे भेदभाव समाज में फैले हुए थे, बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे ढोंग थे, बहुत सारे पाखंड थे। तो आज लगभग वो सारी चीजें कम हो गई हैं, लेकिन उस समय विप्लव गायन जो ये कविता लिखी गई है, उस समय यहाँ पर कवि ने जड़ता के विरुद्ध, जड़ता यानी कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसको सहन कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसके खिलाफ चुप हैं, आप उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, और ये आज यहाँ पर हो रहा है, कल वहां पर हो रहा है, कल वहां हो रहा है, कल वहां हो रहा है, समाज में चाहे आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप चुप हैं, आप शांत हैं, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो कवि यहाँ पर इसी जड़ता के विरुद्ध, कि जो आपने एक तरह से उसको अपना ही अपने समाज का एक हिस्सा मान लिया है और
इसके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसके विरुद्ध आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी के लिए कवि ने यहाँ पर विकास एवं गतिशीलता लाने के लिए इस कविता को लिखा है, ताकि जो समाज में कुरीतियों के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जो लोगों के अंदर जड़ता आ गई है, लोग उसे सहन करने लगे हैं, तो उसके खिलाफ गतिशीलता लाने के लिए कहा है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि ठीक है, आपने सोच लिया कि अब आप अपने खिलाफ जो गलत हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाएंगे, तो एक व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो 100 व्यक्ति उस आवाज को दबाने वाले होते हैं, उस आवाज को बंद करने वाले होते हैं। तो ऐसे विकास, यानी कि ऐसे विकास और गतिशीलता को जो अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे संघर्ष करो, उनसे डरकर मत बैठो, उनसे डरो मत कि आपको मतलब क्या यहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सोचकर आप डरो मत, आप उनसे संघर्ष करो और उनसे लड़ो। और इसीलिए कवि की ये जो कविता है वो इस विप्लव के माध्यम से, इस परिवर्तन के माध्यम से यहाँ पर एक हिलोर लाना चाहता है, क्रांति की हिलोर लाना चाहता है। तो देखिए, बहुत ही प्यारी कविता है ये, इसको एक बार फटाफट से हम इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कवि ने कहा, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिर्जा में उंगलियां मेरी दोनों ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर में, निकली रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तन से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। और आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानास के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो यहाँ पर कविता को हमने पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे, जो अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आपके दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर कविता को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन कविता से ही प्रश्नोत्तर दिए हैं। कविता को आपने जितनी ज्यादा ध्यान से पढ़ा होगा, उसके भावार्थ को जितना अच्छे से समझा होगा, उससे आपको बहुत, अगर प्रश्नोत्तर आप करेंगे तो कविता और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो कण कण में है व्याप्त वही स्वर, काल कूट फणी की चिंतामणि। तो यहाँ पर देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं इस पंक्ति के अंतर्गत। पहला है प्रश्न आपका, वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान। देखिए, 3 यहाँ पर शब्द प्रयोग किए गए हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, तो इस वही स्वर के साथ साथ वही ध्वनि, वही तान आदि वाक्यांश के लिए किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान, ये जो शब्द हैं, ये वाक्यांश के नव निर्माण की राहों को खोलने हेतु और जनता को जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यानी कि जनता में एक क्रांति का भाव पैदा करने के लिए हुए हैं, कि लोगों के अंदर क्रांति पैदा हो सके, वो स्वर पैदा हो सके, जिससे कि उनके अंदर विद्रोह की भावना जागे, उस पाखंड के खिलाफ। वह ध्वनि, ऐसी ध्वनि होनी चाहिए कि जिससे, और ऐसी तान होनी चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर क्रांति की भावना हिलोरे लेने लगे। वह ऐसी ध्वनि होनी चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो जाए। तो ये लोगों के खिलाफ, लोगों में नव निर्माण की राहों को खोलने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा, वही ध्वनि, वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर तन से,
पंक्तियों से क्या कोई संबंध है? अब यहाँ पर दो शब्द बताए गए हैं। देखिए, पहला कहा है वही स्वर और दूसरा कहा है वही ध्वनि और तीसरा कहा है वही तान। और इससे संबंधित जो भाव है वो क्या है? रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है। ठीक है, निकली मेरे अंतर्तन से। अब इन पंक्तियों से क्या कोई संबंध है? तो यहाँ पर वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतर्तन से पंक्तियों से सहित संबंध बनता है। क्योंकि कवि इन पंक्तियों में जो आवेश पूर्वक यानी कि क्रोध पूर्वक, गुस्से से लोगों को, जनता को वो जागृत करना चाहता है। वो कहता है कि रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, यानी कि रोष से भरा हुआ एक गीत है जिसकी तान कैसी है? क्रोध से भरी हुई है। तो रोष से भरे हुए गीत की क्रोधित तान है और ये मेरे अंतर मन से निकले हुए भाव हैं। तो कवि यहाँ पर इस आवेशपूर्ण जो गीत है इसके माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि परंतु उनके कंठ से जब ये बाहर नहीं आ सकता और जिससे वे और भी ज्यादा अधीर हो जाते हैं, और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब वो बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता, लोग सहन करते रहते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन अपने मन से क्रांति की भावना को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। इस तरह से दोनों प्रश्न हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। सावधान मेरी वीणा में और डैश दोनों मेरी ऐठी है। तो बहुत अच्छे से हमने इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट यहाँ पर किया था कि कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से परिवर्तन के प्रति लोगों को सावधान करना चाहते हैं, लोगों को सतर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आज इस समाज की स्थिति को देखकर, इस समाज के लोगों के दिलों को देखकर, इस समाज की जड़ता को देखकर मेरी वीणा से कोमल ध्वनि निकलने के बजाय, क्योंकि वीणा से हमेशा कोमल ध्वनियां निकलती हैं, सुंदर ध्वनियां निकलती हैं, प्यारी ध्वनियां निकलती हैं, तो कोमल ध्वनियां निकलने के बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं। और ऐसे कठोर स्वर निकल रहे हैं कि जो वीणा की मिर्जाबे हैं, उनके गीत में इतना रोष और इतना क्रोध भरा हुआ है लोगों की इस जड़ता के लिए कि वो कहते हैं कि वीणा की जो मिर्जाबे हैं वो टूट कर गिर गई है, और जिससे ऐंठ कर यानी कि जिससे बार बार टकरा कर उनकी उंगलियां जो हैं घायल हो चुकी हैं वीणा बजाने में। तो सोचिए कि कवि के अंदर कितना ज्यादा रोष है, कितना ज्यादा क्रोध है इस समाज की कुरीतियों के खिलाफ, इन समाज में फैली हुई जड़ता के खिलाफ, इस समाज में फैली हुई बुराई के खिलाफ कितना अधिक रोष उनके अंदर है कि वो लोगों को सावधान कर रहे हैं कि सावधान हो जाइए, अब मेरी वीणा ने भी कठोर स्वर निकालने शुरू कर दिए हैं, इतने कठोर कि उसकी मिर्जाबें टूट गई हैं और मेरी दोनों उंगलियां घायल हो चुकी हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भावार्थ भी क्लियर कर दिया अपने इस पाठ का। आगे कविता के आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो कविता से आगे यहाँ पर प्रश्न जो आपके दिए गए हैं, तो इसमें देखिए अभी तक जो प्रश्न थे वो कविता से जुड़े हुए थे। अब ये वाले जो प्रश्न हैं ये कविता से आगे है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी खुद से समझनी है, खुद से पढ़नी है और खुद से सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वाधीनता से पहले, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ब्रिटिश सरकार का के अधीन गुलाम था, एक तरह से ब्रिटिश शासन चल रहा था हमारे देश पर, तो उस समय बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने बहुत सारी ओजपूर्ण कविताएं लिखी, यानी कि लोगों के अंदर उत्साह
उत्साह जगाने के लिए, लोगों को स्वतंत्रता के प्रति सचेत करने के लिए, लोगों को आजादी की कीमत बताने के लिए बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो इन्होंने बहुत सारी, सुमित्रानंदन पंत जी, तो बहुत से ऐसे कवि हमारे हुए जिन्होंने हमारे देश में, जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो देखिए ऐसी कविताओं की चार चार पंक्तियां इकट्ठा करके लिखी है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, या आपके सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, या मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, या माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए। तो ऐसी पंक्तियां आपको लिखनी है जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर होते हैं, जिसमें आपको लगता है कि स्वतंत्रता के भाव निकल रहे हैं। तो एक आपकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने भी आपको जो झांसी की रानी जो आपकी कविता लिखी है, उसमें भी आपको स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया गया है, स्वतंत्रता के लिए बताया गया है, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें भी स्वतंत्रता के प्रति उन्होंने अलख जगाने की कोशिश की है, लोगों को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताकर उनके अंदर किस तरह से कि देश प्रेम की भावना जगाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपने कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से आप 6th क्लास की बुक्स देख सकते हैं, जो भी उसमें कविताएं आपने पढ़ी होंगी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई, और 8th क्लास की, क्योंकि अब आप 8th क्लास में जाने वाले हैं, तो 8th क्लास की भी बुक्स आप देख सकते हैं जिनमें स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीजें लिखी होती हैं। तो अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बातें यहाँ पर करें, तो उन्होंने यहाँ पर 4 पंक्तियां दी हैं उनकी। कोई कहता नहीं अनोखा घर बदलो, बापू ने तुमको दिया वीरता वर बदलो, पर आज तुम्हें कहने वाला है अखिल राष्ट्र, स्वर बदलो अपना वीर व्रती स्वर बदलो। और इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियां, भरती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल सतदल, गरजो तमोर्ष सागर जल, धोता सुच चरण युगल, सत्व कर बहु अर्थ भरे। तो इस तरह से और भी लोगों की कविताएं और भी लोगों की आप बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हमने कर लिए हैं, और पार्ट से आगे के जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं वो भी हमने कर लिए हैं। अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुमान एवं कल्पना यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए, पूरी कविता आप पढ़ चुके हैं, प्रश्न उत्तर आप कर चुके हैं, कविता का भावार्थ आप जान चुके हैं, तो अभी तक आपको कविता का मूल भाव पूरी तरह से क्लियर हो गया है, यानी कि आखिर कविता में क्या कहा जाने की कोशिश की गई है, क्या कहने की कोशिश की गई है। तो इसी को देखकर हमें ये बताना है कि इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग सोचिए, अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए कि क्यों रखा गया होगा इस कविता का विप्लव गायन। देखिए कविता का जो मूल भाव है वो क्या है, अभी तक हमने पूरी कविता को कंप्लीट कर लिया है और कविता का मूल भाव हम समझ चुके हैं कि कविता का जो मूल भाव है वो है जो समाज में गलत रीति रिवाज बने हैं, समाज में जो गलत रूढ़िवादी विचार बने हैं, समाज में जो परस्पर भेदभाव की भावना है, समाज में जो लोगों में बहुत सारी ऐसे पाखंड हैं जो कि
लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लोगों में एकता बनाए रखने से रोक रहे हैं। तो ऐसे भारत में कवि नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना चाहते हैं, जनता के अंदर जोश जगाना चाहते हैं, जनता के अंदर उत्साह जगाना चाहते हैं कि अब भाई बहुत हो गई ये गुलामी, अब बहुत हो गया भेदभावों में बंटना, अब बहुत हो गया रूढ़िवादी विचारधाराओं की जंजीरों से बंधा रहना, अब हमें खुलकर सोचना है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें इस कवि ने इस कविता का जो शीर्षक रखा है वो है विप्लव गायन, यानी कि जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना, यानी कि किसी भी नई क्रांति के लिए आह्वान करना, लोगों को जागृत करना, लोगों के अंदर एक नया रोष, एक नया जोश, एक नया उत्साह पैदा करना। तो इस तरह से पूरी कविता हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर बालकृष्ण जी की जो ये कविता है विप्लव गायन, इसने हमें बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर दिया है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से कविता में एक नया उत्साह, एक नई क्रांति के लिए आह्वान की बात की गई है कि समाज में जो भी बुराई आप देखते हैं, जो भी गलत होते हुए आप देखते हैं, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए चुप नहीं रहेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। भले ही यहाँ पर हमें एक और चीज पढ़ने को मिली कि कवि कह रहे हैं कि लोग आवाज उठाते भी हैं अगर क्रांति के लिए, अगर एक आवाज उठती है तो 100 आवाजें उसे दबाने के लिए उठ जाती हैं। तो ऐसे में उनके साथ हमने संघर्ष करना है, यानी कि हमने ये सोचकर नहीं बैठ जाना है कि एक अकेले मुझसे क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा एक अकेले मुझसे क्या होगा, एक अकेले मुझसे क्या होगा, तो समाज में कभी भी नई क्रांति नहीं आ पाएगी। तो कहीं पर भी बुरा होते हुए, गलत होते हुए अगर हमें देखते हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है बहुत बड़े लेसन के साथ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।